हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी की सीरीज पढ़ रहे हैं आने वाले मुख्य एग्जाम की तैयारी के लिए, जैसे एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल, बाकी आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके तैयारी के हिसाब से आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम एमसीक्यूज के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें हम, तो पिछले आप कोई भी एग्जाम का, एसएससी ही नहीं, चाहे रेलवे, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा, यूपीएसआई, या किसी अन्य राज्य स्तरीय किसी भी परीक्षा को उठाकर देख लीजिए, वहाँ पे मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी मात्रा में पूछी गई है। अगर मैं बात करूँ पॉलिटी के ओवरऑल क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित ही अनुच्छेद या उनसे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम एक बार को मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में मौलिक अधिकार होते क्या हैं और ये क्या, इनके संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक आपको एक क्रिस्टल क्लियर एक आपके सामने इसका एक इमेज बन जाएगी। आपको ही पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में मौलिक अधिकार है क्या। फिर उसके बारे में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार होते क्या हैं। देखो, मौलिक अधिकार जो होते हैं ये भारत में दिए गए हैं भारत के नागरिकों के लिए। आपको इतना ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार जो हैं वो भारत के नागरिकों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो नागरिकों के लिए अधिकार दिए गए हैं, इसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों के लिए हैं, बाकी ज़्यादातर जो अधिकार हैं वो सारे के सारे हमारे देश के लोगों के लिए, यानी भारत के नागरिकों के लिए ही है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार एक प्रकार का सरकार के द्वारा दी गई वो स्वतंत्रता है जिसके कारण लोग किसी देश के फील कर पाते हैं कि हम जो है वो फ्रीडम है, या हम जो है आज़ाद हैं, या हम जो है वो स्वतंत्र हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान का। अगर मौलिक अधिकार नहीं होते तो हो सकता है कि हम उतनी स्वतंत्रता फील नहीं कर पाते जितनी आज कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत तरह तरह की हमारे पास फ्रीडम है। वो सब जो फ्रीडम है हमारी, वो हम सब मौलिक अधिकारों के द्वारा ही हमको प्रदान की गई हैं संविधान के द्वारा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का मतलब ये है, देखिए बात करते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार भारत के संविधान का वह अधिकार है जिसमें भारत के लोगों को जन्म के साथ ही मिल जाता है। अगर कोई भारत में जन्म लेता है और भारत का नागरिक है तो उसको ये मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, वो उसको मौलिक अधिकार देने पड़ेंगे। ये भारत के लोगों के लिए ऐसा अधिकार है जो भारत के सभी लोगों के लिए पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। इसके बिना कोई भी भारतीय अपना व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर सकता है ना। बाउंडेशन यहाँ से हमारी जो पर्सनल बाउंडेशन है, बहुत सारी बाउंडेशन है जो खत्म हो जाती है हमारी मौलिक अधिकारों के द्वारा। मौलिक अधिकारों के बारे में बात करूँ, मौलिक अधिकारों के बारे में मेरा क्वेश्चन पहला ये बनेगा कि मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहले तो हम इसके भाग के बारे में करते हैं। देखो, मौलिक अधिकार जो हैं वो आपको भाग संविधान के 3 में मिलेंगे, और अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे तो इनके जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, यानी कि 12 शुरुआत हो जाती है और 35 तक जो अनुच्छेद हैं, इन सब में आप हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। और फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने संविधान बना तभी उसी समय के इनको ऐड किया गया था, और ये जो कॉन्सेप्ट लिया था वो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया था। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से अडॉप्ट किया गया भारतीय संविधान में, तो वो अमेरिका से। भाग कौन सा है इसका, तीसरा। आर्टिकल कौन सा है, 12 से 15 के बीच में। इनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक्चुअल में क्या है कि 1215 की ईस्वी में सम्राट जॉन जो थे वो ब्रिटिश के सम्राट थे, राजा थे। उन्होंने इसी तरह का एक मैग्ना कार्टा पेश किया था जिस पर हस्ताक्षर किए थे। तो उसी की तरह हमने भी एक मैग्ना कार्टा पेश किया भारत का, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन सबसे पहले ये ब्रिटेन में कॉन्सेप्ट आया था मौलिक अधिकारों के बारे में, जहाँ देश के नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो इसे हमारे भारत के संविधान का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या। देखो, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के तीसरे भाग में, मैंने अभी बताया था कौन सा भाग था, थर्ड पार्ट में वर्णित भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए प्रदान किए गए वे अधिकार हैं
जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, मतलब सरकार इनको खत्म नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती, ऐसा इनके बारे में कहा गया है। इनके बारे में और डिटेल से बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे निर्णय इसके बीच में दिए हुए हैं। इनकी सुरक्षा का प्रहरी सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। मौलिक अधिकार दिए किसके द्वारा जाते हैं, तो वो है भारत का संविधान, और इसकी रक्षा जो करता है वो करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर कोई व्यक्ति, इसका मतलब ये है, रक्षा करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, तो भारतीय जो लोग हैं, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके लिए रिट जारी करता है। ठीक है, आगे इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अब हम इनकी संख्याओं की बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी है, 7 है। भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 6 है। एक जो मौलिक अधिकार है ये हट चुका है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, 1978 में। 44वां संविधान 1978 में हुआ था है, और इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो मौलिक मूल अधिकार है, ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको हटा दिया गया, इसको अब कानूनी अधिकार दे दिया गया। ध्यान रखना, संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान में क्या है, ये किससे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्तमान हमारे पुराने एग्जाम में, तो वो है कानूनी अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसको जो अनुच्छेद है वो 300 ए में डाल दिया गया है। पहले ये जो था मौलिक अधिकारों में था, बाद में इसको हटा के 300 ए में अनुच्छेद में डाल दिया गया। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया यहाँ पे कि संपत्ति का अधिकार को किस अनुच्छेद में डाला गया है वर्तमान में, तो वो तो है 300 ए। क्या ये मौलिक अधिकार है, नहीं, ये क्या है, कानूनी अधिकार। इसके पीछे कारण ये था कि भाई देखो, संपत्ति कानूनी अधिकार क्यों है, अगर वो मौलिक अधिकार होता तो व्यक्ति अपनी संपत्ति कितना भी अर्जित करना, आप अपनी कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकते हो आज भी, लेकिन उस संपत्ति का जो सोर्स है वो आपको गवर्नमेंट के लिए बताना पड़ेगा। पहले अगर ये मौलिक अधिकार होता तो आपको सोर्स बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे पूछती कि आपके पास 5 करोड़ रुपए आए तो बताइए इसका सोर्स क्या है, तो आप कहते भाई हमने नहीं बताएंगे, सोर्स नहीं है। और गवर्नमेंट उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है संविधान में कि मौलिक अधिकार जो हैं आपके, वो क्या हैं, वो आपको सरकार उनको जबरदस्ती उनके बारे में नहीं कर सकती। तो इसीलिए इसको हटाना पड़ गया, क्योंकि लोग गलत तरीके से संपत्ति अर्जित कर लेंगे तो वो देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए इसको कानूनी अधिकार, आप संपत्ति अभी भी कितनी भी अर्जित कर सकते हो, लेकिन वो आपको सोर्स बताना पड़ेगा। अगर आप किसी गलत तरीके से संपत्ति इकट्ठी करते हो तो वो एक गैर कानूनी कहा जाएगा, उस पर आपके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं 6 जो अधिकार हैं हमारे वर्तमान में, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो 6 मौलिक अधिकार हैं, पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में मिलेगा। मैंने बताया 12 से शुरू होते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से शुरू होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। 12 में क्या है, 12 में ये है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होगी। 13 में क्या है, 13 में ये है कि मौलिक अधिकारों के बारे में जो सरकार है वो कोई संशोधन, ऐसा संविधान में ऐसा संशोधन नहीं करेगी। ध्यान रखना, अनुच्छेद 13 कहता है भारत संविधान को, भारतीय जो गवर्नमेंट है उसको ये आदेश देता है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी, ऐसा कोई संशोधन, ऐसा कोई अधिनियम नहीं लाएगी भारत सरकार जिससे कि मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है या मौलिक अधिकारों का हनन होता है। मौलिक अधिकारों का हनन नहीं अगर हो रहा है किसी भी कानून के तहत, तो सरकार को ऐसे लाने पर पाबंदी है, और ये हमें राइट्स मिला हुआ है, ये पावर मिली हुई है अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक है, तो 14 में आपको समता समानता का अधिकार मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपको मिलेगा 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो 29 से 30 में। और संवैधानिक अधिकार, इसको हम बोलते हैं अनुच्छेद। एक्चुअल में ये अपने आप में कोई संविधान, कोई एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, डिस्कशन से आपको बताऊंगा एक एक करके कि एक्चुअल में है क्या। ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, जिसको भारत के जो संविधान निर्माता रहे हैं, जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। क्यों दी है ये आपको आगे पता पड़ेगा, क्या इसका कारण है। देखिए, पहले ये करके हम बात कर लेते हैं। समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार का मतलब है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ ये है कि राज्य के लिए
देखो यहाँ पे 14 में क्या मिलेगा, मैं एक ही करके आप बस इतना लिखते रहिए। यहाँ पे आर्टिकल 14 उसमें लिखा है आपका विधि के समक्ष समता। इसका मतलब यह है कि राज्य या कोई देश किसी भी व्यक्तियों को अगर कानून बनाता है तो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान ढंग से उन्हें लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के लिए अलग कानून बनाएगा, तो वो कानून चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार का ही क्यों ना कोई व्यक्ति हो, वो कानून उस पर बराबर तरीके से लागू होगा। एक उस व्यक्ति पर जो गांव से बिलोंग करता है, बहुत ही ज़्यादा एक लोअर क्लास का है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ अपवाद हैं। इस आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद क्या हैं? अपवाद ये हैं कि संविधान के 361वें आर्टिकल में ये कहा गया है, देखो कानून सबके लिए बराबर है, कहने का मतलब है कानून सबके लिए बराबर है, आर्टिकल 14। लेकिन 361 क्या कहता है? 361 कानून कहता है कि अगर राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल अगर अपने पद पर रहते हुए कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। मान लो राष्ट्रपति ने कोई निर्णय ले लिया या राज्यपाल ने कोई काम कर दिया अपने पद पर, जब वो राज्यपाल था, अभी वो राज्यपाल है या नहीं है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो वो नहीं है तो सरकार ये कहे कि आपने जो है वो गैर कानूनी तरीके से काम किया, दोनों में से कोई, तो सरकार उनको एक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में ले जाकर केस हायर करे या उनको कोई सजा दे। तो ऐसा प्रावधान नहीं है, यानी कि ये हमारे पास स्पेशल एक राइट्स है, राष्ट्रपति के लिए एक स्पेशल अधिकार दिया गया है कानून के समक्ष कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर किसी तरह का केस नहीं चलेगा। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कोई ऐसा काम कर लिया है उसके लिए, तो ये अपवाद है। यानी इनको लोग, अगर हम वैसी बात करें, वैसा व्यक्ति कोई भी सही, किसी भी चाहे प्रधानमंत्री सही, चाहे मंत्री सही, चाहे कोई अधिकारी सही, अगर वो अपने समय पर कोई भी काम करता है तो जब उसकी जवाबदेही है, बाद में अगर उसकी जांच होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के कंडीशन में ऐसा नहीं है, तो ये अपवाद है, इनको थोड़ा विधि की समझ समानता नहीं दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 361 ए, आर्टिकल 361 ही कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा यानी विधानमंडल की कार्रवाई हो रही है, मतलब कोई भी कार्यवाही विधानसभा व लोकसभा की हो रही है, तो उस कार्यवाही के बारे में कोई भी व्यक्ति सत्य बात, जो बात सत्य है, उस खबर को छाप सकता है बाहर किसी भी मीडिया संस्थान के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में किसी ने कोई बात कही, सरकार का विरोध हुआ, सरकार ने कोई भी निर्णय लिया, उसके बारे में जो सत्य खबर है, चाहे लोकसभा की चाहे राज्यसभा की, और चाहे वो विधानमंडल या विधान परिषद की, उसकी कार्रवाई को कोई समाचार पत्र वाला, कोई भी व्यक्ति जो आप समाचार पत्र से संबंध रखते भी नहीं हो, किसी भी माध्यम से उसको फैला देते हो, अगर वो खबर सत्य है तो आप पर कोई भी केस दर्ज नहीं होगा, कोई भी कार्रवाई आप पर नहीं होगी। 361 ये कहता है। उसके बाद 105 आर्टिकल क्या कहता है? 105 आर्टिकल कहता है कि संसद की कार्रवाई के दौरान, मान लो संसद की कार्रवाई हो रही है, उस संसद की कार्यवाही के दौरान किसी भी संसद के सदस्य ने किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर भाषा का प्रयोग कर दिया, उस भाषा के प्रयोग के कारण बाहर उस व्यक्ति पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी उसको सजा का प्रावधान नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि विधानसभा में या लोकसभा में कुछ जगह मारपिटाई भी हो गई है अंदर कार्रवाई के समय। कुछ दिन पहले कर्नाटक में ये केस आया था, पश्चिम बंगाल के विधानसभा में ऐसा हुआ था, उससे पहले जम्मू कश्मीर जब विधानसभा हुआ करती थी वहाँ पे 370 हटने से पहले, तब भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई हो गई थी। लेकिन उस पर आपने नहीं, कभी नहीं सुना होगा कि उस पर कोई सज़ा हुई उनके लोगों को। कोई विधायक अंदर जाके किसी विधायक को चाँटा भी मार देता है ना, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट 105 में दिया गया है। 105 में संसद के बारे में है, और ध्यान रखना 194 में जो है वो विधान मंडल के बारे में, यानी कि विधान मंडल यानी कि राज्य के जो विधायक होते हैं वो विधानमंडल में बैठते हैं, विधानसभा विधान परिषद में, ठीक है, वहाँ 194। तो ये अपवाद हैं आर्टिकल 14 के। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो समझ में आए होंगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है? यहाँ पर है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति, सरकार नहीं कोई व्यक्ति भी, किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। कोई जाति का व्यक्ति है या कोई किसी और धर्म का व्यक्ति है या किसी और लिंग का व्यक्ति है, पुरुष है चाहे महिला है, चाहे वो कहीं से भी रहता है, भारत में 28 राज्य हैं, उनमें से बाउंड्री में कहीं रहता है, तो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है हमारा अनुच्छेद नंबर 15।
आर्टिकल 16 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये सिर्फ भारतीय लोगों को दिया जाएगा। देखो बाकी जो मैंने अभी बताए, वेदी की समझ समानता, नस्ल ये भेदभाव, ये तो हमारे किसी विदेशी को भी मिल जाएंगे। लेकिन लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता, कहीं पर कोई सार्वजनिक जगह में पद निकलता है, जैसे मान लो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एसएससी जीडी का ही निकला, मान लो एसएससी जीडी का वैकेंसी निकली, तो ये सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को रोका जाए, ये सभी के लिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी देश का, राज्य का व्यक्ति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग का व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकता है, उसको ज्वाइन कर सकता है, अगर वो उसके लिए एलिजिबल है तब। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह ये है कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए क्या है, अवसर को थोड़ा सा आरक्षण के रूप में इनको दिया गया है, क्योंकि नियुक्ति संबंध विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी, जो मेरिट के आधार पर लगेगा। लेकिन कुछ अनुसूचित जातियाँ, SC ST महिलाओं के लिए यहाँ पे क्या है कि रिजर्वेशन का प्रावधान है, उनकी दिशा को बढ़ाने के लिए। ठीक है। यहाँ से हम अनुच्छेद 17 के बारे में बात करते हैं। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत आपको मिलेगा अनुच्छेद 17 में। इसका मतलब है कि अस्पृश्यता, कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं करेगा। पहले हमारे यहाँ ऐसा बड़ा होता था कि जाति के आधार पर छुआछूत का भेदभाव हुआ करता था। इसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 17, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से आपके साथ छुआछूत कर रहा है तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है। आप उसको भारत के किसी भी कोर्ट में उसके पीछे मुकदमा दायर कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। जो उपाधियां हमारे यहाँ नहीं है। आपने देखा होगा ब्रिटेन के जो अधिकारी थे, ब्रिटेन के अधिकारी जो जितने भी वायसराय थे या फिर जनरल थे, उनके आगे आपने नाम लिखा होगा लॉर्ड। ठीक है। या फिर कई जगह आपने नाम लिखा होगा ब्रिटेन में सर। तो ब्रिटेन में कॉन्सेप्ट रहता है कि जो उपाधि मिल जाती है किसी व्यक्ति को, तो उपाधि अपनी वो प्रयोग कर सकता है। भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं करेगा। जैसे कभी नहीं देखा होगा आपने, भारत रत्न पाया हुआ व्यक्ति कभी भी अपने नाम के आगे भारत रत्न या पीछे नहीं लगा सकता, किसी भी जगह इसका प्रचार करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि मान लो कोई नेता है, चुनाव में खड़ा हुआ, मान लो किसी का नाम ABCD है। ठीक है। उस ABCD बनने वाले व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, कोई भी पुरस्कार, तो यहाँ पे वो नहीं लगा सकता अपने नाम के प्रचार के लिए कि भारत रत्न विजेता, ऐसा नहीं लगा सकता वो। ये उपाधियों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन हाँ, सेना में अगर आपको कोई उपाधि मिलती है या शिक्षा से संबंधित कोई उपाधि मिलती है, जैसे कि डॉक्टर PhD करने के बाद आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, तो शिक्षा के संबंध में आपने उसके लिए मेहनत की है, ठीक है, वो आप लगा सकते हो। लेकिन सेना में मिलती है जनरल, जैसे जनरल होता है, कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन बाकी इनसे अलग कोई व्यक्ति जो है वो नहीं लगा सकता। अगर व्यक्ति भारत के किसी व्यक्ति को कोई विदेश देश या कोई देश उपाधि देता है, तो उपाधि जो है वो स्वीकार नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति की आज्ञा ना हो। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई व्यक्ति विदेश से प्राप्त की गई उपाधि को उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। भारत का राष्ट्रपति अनुमति देगा तब वो जाके उस देश में उस उपाधि को ग्रहण करेगा, लेकिन वो ग्रहण ही कर सकता है, लेकिन भारत के साथ वो वहां पर कभी लगा नहीं पाएगा। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 19 कहता है कि मूल संविधान में यहाँ पे 7 तरह की उल्लेख था, लेकिन यहाँ पे जो है अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 19C। आर्टिकल 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति ग्रुप बना सकता है, चाहे आप समिति बना लो, चाहे आप संगठन बना लो, चाहे राजनीतिक पार्टी बना लो, या किसी का दल बना लो, ये आपके पास स्वतंत्रता है। आप फ्री हैं आप बनाने के लिए, कोई आपको संघ बनाने से, ग्रुप बनाने से रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे ग्रुप बने रहते हैं, कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई अपने समितियों के आधार पर, कोई अपने ग्रुप या उनके प्रोफेशनल के आधार पर। व्यापारियों ने अपना ग्रुप बना लिया, क्या, ABC व्यापारी संघ। ठीक है। यादवों ने अपना ग्रुप बना लिया, यादव संघ, ब्राह्मणों ने अपना बना लिया, राजपूतों ने अपना बना, तो ये बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन बशर्ते उसका काम जो है वो लीगल होना चाहिए। इलीगल काम आप उससे ना कर रहे हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19D क्या कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हो। भारत का कोई भी क्षेत्र, आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के अंदर आने वाले भारत की बाउंड्री में आप कहीं पर आ जा सकते हो, किसी भी क्षेत्र में आ सकते हो, ऐसा इशू आपका
नहीं है। ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली जाने से या फिर पंजाब जाने से या कर्नाटक जाने से नहीं रोक, बशर्ते अब आवागमन की स्वतंत्रता आपके पास है। अब कल को आप बोलो नहीं तो मैं तो मिलिट्री बेस में जाऊंगा, मिलिट्री बेस में जाऊंगा, सैन्य अड्डे में जाऊंगा, राष्ट्रपति भवन में जाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये तो मेरा अधिकार है 19 डी के तहत, जिसमें हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी जगह आप नहीं जा सकते जहाँ पर सिक्योरिटी रूप से वो आपका दिक्कत हो जाए। ठीक है, सरकारी कोई जगह है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपका जाना जरूरी नहीं है, सार्वजनिक जगह नहीं है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। ठीक है, वैसे आप पूरे देश में कहीं भी जा सकते हो। अनुच्छेद ई क्या कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हो, घर बना सकते हो। पहले ये अब्बा था, अभी नहीं है अब्बा, ये जम्मू कश्मीर जब से 370 हटा है, आर्टिकल 35A और 370 हटा हटा है, तब से ये अपवाद खत्म हो चुका है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपके पास है, आपकी संपत्ति आपकी रहेगी, लेकिन ये जो अधिकार है आपको पता है कहाँ पहुँच चुका है, ये पहुँच चुका है अब 300 आर्टिकल ए में। इसको बन चुका है क्या? ये बन चुका है आपका कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। कोई भी लीगल, सरकार इनको मान्यता करती है। ऐसा नहीं आप कल को बंदूक बनाने का काम करने लगो, ठीक है, प्राइवेट रूप से, ये भी नहीं कर सकते। कोई भी व्यापार चला सकते हो आप अपने जीवित रहने के लिए। आप चाहो पकौड़े की दुकान तो खोल लो, आप चाहो रिक्शा चला लो, आप चाहे किराने की दुकान खोल लो, आप चाहे खाद बीज की दुकान खोल लो, आप चाहे मजदूरी कर लो, किसी भी तरह का कोई भी काम आप कर सकते हो जो संविधान के अंदर से लीगल हो। ऐसा नहीं हो, ये नहीं कर सकते आप कल को मर्डर करने का काम करने लगो किसी का, ठीक है, चोरी करने का काम करने लगो, ये इलीगल काम है, ऐसा नहीं। आप सही काम कोई भी अपनी जीविका चलाने के लिए कर सकते हो। ये अनुच्छेद जी में आपको मिलेगा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। देखिए, अगर आपके पास अपराध आपने कोई कर लिया और आप पे दोष क्या हो गया, सिद्ध हो गया, तो उसके संबंध में आपको संरक्षण दिया जाएगा। सरकार उसको आपको पकड़ के जेल में डाल देगी। मान लो कोई आपका आपका भीड़ आपको मार रही है और आप क्या है कि आपने कोई अपराध कर दिया, भले से आपने अपराध किया है, तो मानवता के नाते पुलिस आपको रोकेगी, सजा मिलेगी, लेकिन सजा का एक प्रावधान है। ऐसा नहीं आपको जो भीड़ के द्वारा मारने दिया जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, इसके तहत आदमी को 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अगर किसी ने व्यक्ति ने एक अपराध किया है और उसको न्यायालय के 4 जगह, मान लो यूपी में भी केस चल रहा है उस पे, मध्य प्रदेश में केस चल रहा है, बिहार में भी केस चल रहा है, झारखंड में केस चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। केस एक जगह होगा, सुनवाई एक जगह होगी और एक ही कानून के दायरे में रहकर उसको एक बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है उसको 4 जगह अलग अलग सजा मिल जाए। अपराध करने में जो कानून है उसके तहत ही सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। कहने का मतलब है, मान लो आज की डेट में कोई एक कानून कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल क्राइम आपने किया, उस क्राइम की जो सजा है वो है 6 साल या 6 वर्ष। ठीक है, कल को भारतीय संविधान ने इसमें चेंज करके क्या कर दिया, 10 वर्ष कर दिया। जब आपने जो अपराध किया था उस समय सजा का प्रावधान जो था, वही सजा का प्रावधान आपको मिलेगा, चाहे आगे जाके वो जो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो। ठीक है, उसके बाद जो करेगा उसको वो मिलेगा। जैसे निर्भया का कांड हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, आपको दिल्ली में बड़ा फेमस रेप कांड हुआ था। उसके तहत क्या हुआ था, जुवेनाइल कोर्ट जो बना था, ठीक है, तो वहाँ पे जो सजा का प्रावधान नहीं था तो सरकार उसको प्रावधान नहीं दे पाई। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने कानून में चेंज किया। ठीक है, तो वो चेंज करने का जो प्रावधान है वो बाद में हुआ, तो उनको पहले किए गए अपराध में हम बाद में किए गए संविधान में संशोधन के द्वारा उस पर बाध्य नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखो, कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, उसको ये सरकारी प्रेशर डाल रही, सरकार हो या पुलिस हो या कोई भी तंत्र हो कोर्ट में, कि आपको अपने विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध क्या करना है, गवाही देनी है, जबरदस्ती देनी है, मारपीट की करनी है। बस कई बार ऐसा हो ही जाता है, लेकिन वास्तव रूप से मौलिक अधिकारों के ये विरुद्ध होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कोई व्यक्ति आपकी परमिशन के अनुसार जीवित रह सकता है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसको व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं है। जीवन जी सकता है, मरने का मतलब यहाँ पे लीगल तरीके से नहीं कि आपको कल वो फांसी दे दो, ये लीगल नहीं है भारत में। आत्महत्या लीगल नहीं है भारत में, लेकिन जीवित जीने का अधिकार है। कोई आपको मारना चाहे तो ये आपको कोई अब नहीं मार सकता, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का हनन के तहत आएगा। अगर वो मारता है तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी भारतीय संविधान के कानून के तहत। अनुच्छेद 21A या 21 का जो 6 से 14 एक्चुअल में ये मौलिक कर्तव्य है। ये 46वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसके तहत 2022-2002 में ये जोड़ा गया था। कोई व्यक्ति 6 से 18 साल का है, 14 साल का है 6 से, तो उसको कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा जो है जो फ्री दी जाएगी। और वो बाध्य हो, कोई उस व्यक्ति कोई बच्चा कोई भी, फिर कोई व्यक्ति कोई संस्था, कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी चीज़ इसको
नहीं रोक सकती 6 से 14 वर्ष के बीच में शिक्षा ग्रहण करने से। बड़ा गजब का कानून बनाया हमारे देश के लोगों ने। यहाँ पे मुझे आपत्ति है थोड़ी इस कानून को लेकर कि अगर व्यक्ति 1 से 8 तक का जब शिक्षा कर ही लेगा, तो अ, उसके बाद क्या कर लेगा आप बताइए? कक्षा 8 तक पास होने के बाद आप कौन-सी जॉब, कौन-सा आपके अंदर इतना विकास हो जाता है कि आप सिर्फ़ मज़दूर बनने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ मज़दूर, तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पे ये है कि सर गवर्नमेंट तो कहती है कि आप मज़दूर ही बने रहो, क्योंकि 8 से ऊपर वो शिक्षा का ये नियम लागू नहीं होता। आप नहीं कर सकते 9th की पढ़ाई, 10th की पढ़ाई या उच्च पढ़ाई, आपकी उच्चतम पढ़ाई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी डिप्लोमा डिग्री, आपको उसका अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, 8 तक पढ़ने का अधिकार, आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, खाना भी मिलेगा, ठीक है? और आप पढ़ के कलेक्टर बन जाएँगे 8वीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है, उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसी व्यक्ति को पुलिस ने क्या हुआ, मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया, ठीक है? तो उसको 3 बातें यहाँ पे ले जाएँगी। पहला तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने हिरासत में लेने का कारण बताना होगा पुलिस को, कि आपने इसको क्यों अरेस्ट किया है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने-जाने समय को लेकर, मतलब आने में आपने 5 घंटे लगाए या कहीं पे जाने में 5 घंटे लगाए, उसको छोड़कर पुलिस अपने अंदर जब पहुँचेगी या अपने चौकी में या थाने में या कोतवाली में कहीं भी लेकर, तो जिस बड़े अधिकारी है जिसको ने उसको दंड का समक्ष पेश किया, चाहे वो डीएम, चाहे एटीएम, चाहे कोतवाल, उसके सामने उसको क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, ठीक है? और तीसरी बात ये है कि वो व्यक्ति अपने पसंद का किसी भी वकील से क्या ले सकता है, परामर्श यानी कि सलाह ले सकता है, उसको इस तरीके से रोका नहीं जाएगा। व्यवस्था को बनाए रखने या बाहर संबंधी कारणों से हो सकता है जब किसी व्यक्ति निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है। जैसे सरकार ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रख सकती है या गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय में रख सकती है, जिसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिबंध प्राप्त। अगर सलाहकार बोर्ड यहाँ पे क्या करता है, उसको आदेश देता है व्यक्ति को रखने का, तो व्यक्ति 3 महीने से रख सकती है, या कोई भारत की आंतरिक सुरक्षा हो सकती है, कोई आतंकवादी है, कोई शक है, तो ऐसा कर सकती है वो। यहाँ पे अलग अलग राज्यों ने अपने अलग अलग यहाँ पर कानून बनाए हुए हैं। इस प्रकार का निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध आधार पर सूचित किया जाएगा, जिसके लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करने का लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा, उनको प्रकट करना आवश्यक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? उसके लिए निरुद्ध व्यक्ति को आदेश के विरुद्ध आवेदन करने के लिए अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब वो अपना आवेदन कर सकता है उसके विरुद्ध, यानी उस व्यक्ति को जो सजा दी गई है, वो किसी भी कोर्ट में या किसी वकील के माध्यम से कर सकता है। अगला हमारा मौलिक अधिकार यहाँ पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी बच्चों मानव का दुर्व्यापार, मानव को कोई अंग बेच रहा है या उसके साथ जबरदस्ती काम करवा रहा है दास बनाकर, ठीक है, जबरदस्ती ना कर, या फिर बच्चों से काम करवा रहा है, तो ये यहाँ पे पेक होगा। बेगारी नहीं किया जा सकता किसी से। बेगारी का मतलब समझते हैं ना आप, कि बेगारी का मतलब किसी को पकड़ लिया, आप मरहीस हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, किसी गरीब व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम करवाना है, ऐसा आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिशत 14 से कम वाले जो 14 वर्ष के कम बच्चे हैं आयु से, उनको आप किसी बड़े कारखाने या ऐसे काम जिसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है, उसमें आप नहीं करा सकते। ये यहाँ पे विरोध है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 24 जो है वो किसके अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में मिलेगा। इसमें क्या है कि अंतःकरण कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके आचरण और प्रचार कर सकता है। मान लो आप हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, आप प्रचार कर सकते हो, मान सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप अखंड रामायण का पाठ कराते हैं, आप नमाज अदा करते हैं, आप जो है अरदास करते हैं, किसी भी धर्म संबंधित कोई भी उससे धर्म से संबंधित कोई भी काम है, आप वो कर सकते हो, ठीक है? दूसरा, अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय विषय, कहने का मतलब है आपने कर सुना होगा जजिया कर, तो किसी धर्म के आधार पर आपसे कोई टैक्स जबरदस्ती राज्य नहीं लेगा। राय लगा ले कि हिंदुओं को 10% देना पड़ेगा, 2% देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। जबरदस्ती किसी टैक्स धर्म के आधार पर नहीं ले सकते। अनुच्छेद 28 का मतलब यहाँ पर है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं। अगर राज्य अपने तरफ से कोई भी इंस्टीट्यूट चलाता है, कोई भी कॉलेज, कोई भी शिक्षा संस्थान चलाता है,
तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी भी तरह की, कोई भी धर्म हो। धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हो लेकिन राज्य नहीं दे, सरकार नहीं देगी। सरकार ये काम नहीं करेगी अपनी तरफ से। आपने देखा होगा मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया, ये जो है सरकार इनको थोड़ा बहुत वित्तीय मदद प्रोवाइड कराती है, तो शिक्षा के आधार पर कराती है, धार्मिक शिक्षा के आधार पर नहीं कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक उनको कहते हैं जिनकी संख्या धर्म के आधार पर किसी देश में कम होती है, जैसे कि भारत में हिंदू धर्म को छोड़कर भारत में सभी जो धर्म हैं वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक की श्रेणी में आता है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है हिंदू, मतलब बाकी मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, बौद्ध हो गया। ठीक है, इनको संरक्षण करना चाहिए, इनको भाषा, इनकी लिपि, इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखा जाएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे किया गया है। और इनको सरकारी से जो सरकारी शैक्षिक संस्थान होते हैं शिक्षा के, चाहे स्कूल कॉलेज वगैरह, उसमें भी एंट्री करने से, उनमें एडमिशन लेने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने हिसाब से अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थान चला सकता है। आपने देखा भी होगा इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलता है आपको। कुछ जगह मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज मिलेंगे, कुछ जगह जैन माइनॉरिटी के कॉलेज मिलेंगे। वो क्या होता है कि वो लोग, उनको मान्यता जल्दी मिल जाती है। अगर आप अल्पसंख्यक कॉलेज खोल रहे हो तो अल्पसंख्यक कॉलेज की जो मान्यता है सरकार के द्वारा, वो आपको जल्दी अतिशीघ्र मिल जाती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने नाम पे इस तरह का नाम डाल देते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी। मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं, ये माइनॉरिटी कॉलेज होता है। अब वो किसी धर्म से होता है, जैन माइनॉरिटी का हो सकता है, मुस्लिम माइनॉरिटी का हो सकता है, सिख माइनॉरिटी का होता है, ऐसा आप खोल सकते हो। हिंदू माइनॉरिटी का नहीं खोल सकते क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, संविधान का आर्टिकल 32। संविधान आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, और हमारे बाकी जो संविधान हमने पढ़े हैं आर्टिकल, उनकी सुरक्षा के लिए। ये अनुच्छेद 32 अपने आप में कोई भी अपने आप में कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जो बाकी के मौलिक अधिकार हैं उसके लिए ये करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी है भीमराव अंबेडकर ने। क्यों दी है? क्योंकि इसमें ही ये वर्णित है कि कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी गवर्नमेंट आपके मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी हनन करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए। हाई कोर्ट इस तरह से रिट जारी करेगा, 5 तरह की रिट जारी करेगा। रिट का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। रिट का मतलब एक प्रपत्र है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी जारी आदेश जो होते हैं। ये आदेश कब? जब आपको मौलिक अधिकारों को, आपका हनन हो रहा है और उन मौलिक अधिकारों के हनन के रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देता है, उस आदेश को कहा जाता है रिट। और ये रिट जो होती हैं ये टोटल 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे 5 प्रकार की रिट कौन सी होती है देखिए। बंदी प्रतिक्षण, ये रिट 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा। ठीक है, इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। अभी एक्चुअल में होती क्या है देखिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके लिए यहाँ पे नोट कर लेना, इसको सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। इसको संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक्चुअल में क्या है। ये आपको गारंटी देता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। यहाँ से अनुच्छेद के बारे में एक बात बता देता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ये रिट जारी करेगा 32 के तहत। लेकिन ये उच्च न्यायालय के पास अधिकार जो है वो 32 में है। और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है राज्यों के, जैसे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है, तो वो 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। राज्यों में संबंधित अगर कोई मामला है तो वो हाई कोर्ट जारी करेगा। अगर केंद्र के संबंधित, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री संबंधित सरकार ने कोई आपके खिलाफ ऐसा काम किया है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, तब आपका जो आदेश जारी करेगा, रिट जारी करेगा, वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। राज्यों से संबंधित जो है वो हाई कोर्ट जारी करेगा। तो हाई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है रेट जारी करने का वो 226 में है। और उच्च न्यायालय का है, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 32 में है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं 32 को पढ़ लेते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का क्वेश्चन जब पूछ लेता है तो 226 की जगह 32 ही टिक करके आ जाते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे रिट जारी करी की जाती है और उसके पीछे कारण क्या होता है।
पहली रिट जो है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस इसको हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, गिरफ्तारी या आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, जैसे किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया या फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको लगता है कि मुझे मौलिक अधिकारों का हनन है, और वो व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। तो अब वहां से हाई कोर्ट आदेश जारी करता है, उसको हम रिट बोलेंगे, और वो रिट किस प्रकार की रिट होगी, वो होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा कि गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसके कैद करने का वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कोई व्यक्ति जबरदस्ती पहुंच जाए, वास्तव में उसने कोई गुनाह किया है, केस किया है, क्राइम किया है, और क्राइम करने के बाद भी उसको पहुंचे कि नहीं हमें तो जबरदस्ती फांस लिया गया, तो ऐसा भी नहीं होता। अगर आपने क्या वो आदेश जारी करेगा किसी भी अधिकारी ने, मान लो किसी यूपीएसआई के सब इंस्पेक्टर ने आपको गिरफ्तार किया है, और अब ये सुप्रीम कोर्ट आपको इस एसआई को आदेश देगा कि आप इसको न्यायाधीश, न्यायालय जो भी आपका पास में न्यायालय है, सिविल कोर्ट में ले जाइए और उसके सामने पेश कीजिए। अगर ये न्यायाधीश को लगता है कि इस व्यक्ति को गलत तरीके से या बिना कारण के या बिना वजह के गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसको तुरंत छोड़ने का अधिकार वहां पर है कि इसको तुरंत क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ठीक है, आगे है परमादेश, मैंडामस। मैंडामस परमादेश, परमादेश का मतलब होता है इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह कार्य करे जो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है, कोई भी अधिकारी अपने क्षेत्र से अधिक काम करता है, जैसे मान लो आपके यहाँ पर पद है लेखपाल साहब का। लेखपाल का काम भूमि पैमाइश का होता है, जमीन को नापना तोलना होता है। अब लेखपाल साहब किसी को कर जाते हैं गिरफ्तार, ठीक है, अब ये लेखपाल साहब का क्षेत्र थोड़ी ना है, लेखपाल साहब का क्षेत्र थोड़ी ना गिरफ्तार करना, ये तो पुलिस का केस है, लेकिन वो गिरफ्तार कर रहा है। दूसरी बात, जैसे कि मान लो आपका एक क्षेत्र है, आपका एक तहसील है, उस तहसील के अंतर्गत कोई भी एक एसडीएम हैं। एसडीएम साहब क्या करते हैं, इस तरह से अपनी पावर दिखाने के चक्कर में अपने गांव, जहां भी उनका गांव होगा, उस गांव में अपनी पावर दिखाने के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या अरेस्ट करवा लेते हैं। तो ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, जहां वो एसडीएम है वहीं ये काम कर सकते हैं, वो भी लीगल तरीके से, जबरदस्ती वो भी नहीं। लेखपाल साहब का काम ये नहीं है। तो इस कंडी में आदेश, परम आदेश, यानी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, आदेश गिरफ्तार मतलब ये काम किया है, वो उसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, वो उसको वही करना है जिसका क्षेत्र है। आप दूसरे का काम नहीं कर सकते। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का काम कीजिए, वकील का काम मत कीजिए। अगर आप वकील हैं तो वकील का काम कीजिए, आप डॉक्टर का काम नहीं कीजिए। जिस प्रकार से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी प्रकार से अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत ही काम कर सकता है, दूसरे अधिकारी का अपने क्षेत्र से बाहर किसी भी काम को वो नहीं कर सकता। जब ऐसा कांड होगा तो वो परमादेश रिट जारी करेगा हमारा कोर्ट। प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब कोई भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, कोई भी किसी के विरुद्ध। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कार्य करने से रोकती है। कहने का मतलब है कोई भी कोर्ट, भारत सरकार का, भारत का कोई भी कोर्ट इस कोर्ट के लिए अपने गलत तरीके से निर्णय ले लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कहेगा कि भाई आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बदलकर कोई निर्णय काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना। अगर मान लो कल को आपका किसी झगड़ा हो जाता है, आपको किसी भी कोर्ट के जज से झगड़ा हो जाता है, जज आपको क्या करता है, किसी भी केस में फंसा देता है, और जबरदस्ती आपको फंसाने के लिए क्या करता है, वो कोई भी आदेश दे देता है जो वास्तव में आपने कुछ किया है, आपके खिलाफ था, आपको सजा का प्रावधान दे देता है, आपको देता है 5 वर्ष की सजा जो आपने की नहीं। तो इस तरीके से इसको रोकने के लिए छोटे जो छोटे जो कोर्ट हैं, चाहे वो अधीन कोर्ट हो गया, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, ठीक है, मुंसफी हो गया, इनमें कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपके किसी खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है कि ये रेट किसी वरिष्ठतम न्यायालय द्वारा किसी आदेश, न्यायालय या निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करना है उसको रोकने के लिए जारी कर सकता है, इसको हम बोलेंगे उत्प्रेक्षण। तो ये जो था आज का टॉपिक, ये था हमने बात की संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में। लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकारों संबंधित मैं आपको बताऊंगा, कुछ समितियां बनी, 2-3 समितियों के बारे में बता रहा हूँ जिन्हें मौलिक अधिकारों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक है 1965 की, जिसको हम बोलते हैं सज्जन सिंह मामला, सज्जन सिंह समिति, सज्जन सिंह मामला। ठीक है, ये क्या है, सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामले बता रहा हूँ 2-3।
इस मामले में ये आदेश दिया, सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मतलब गवर्नमेंट जो होती है, संसद जो होती है, वो मौलिक अधिकारों के मामले में क्या कर सकती है, किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो ये बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब संशोधन मौलिक अधिकारों में हो जाएगा तो सरकार जो चाहे वो बदल सकती है, मौलिक अधिकार खत्म भी हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया। लेकिन 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही निर्णय क्या कर दिया, बदल दिया। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सरकार ने अपना ही निर्णय बदल दिया। तो सज्जन सिंह का जो मामला है बड़ा फेमस है, आपसे पूछा जाता है किसके संबंधित है, तो मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित है। और ये कब हुआ, 1965 में हुआ। 1967 में इसको बदल दिया गया। उसके बाद 1973 का एक बड़ी फेमस वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसको हम बोलते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल, ये केरल के रहने वाले थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि क्या संविधान के किसी भी हिस्से में हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें प्रस्तावना का विभाग था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवर्तन संसद के पास अधिकार है कि वो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसके जो मूल संविधान है, मूल ढांचा है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया सकता। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल रूप से मैं आपको बताऊं कि आप मकान बना रहे हैं, मकान आपने ऐसे बनाया है, ये आपका मकान है, ये आपका गेट है, ये आपके मान लो 2 रूम है अंदर, ये हॉल है मान लो, और इधर ये बैठक है। ठीक है, तो ये जाने का रास्ता है। अब क्या हुआ, कल को ये गेट बंद करके आपने इधर खोल लिया, तो इसका मतलब हुआ कि आपने ढांचा ही बदल दिया। तो आप ढांचा नहीं बदल सकते, आप इसमें डेंटिंग पेंटिंग करा सकते हो, एक मंजिल ऊपर बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान का भी कॉन्सेप्ट यही है कि आप संविधान की जो मूल वो है, क्षेत्र है, ढांचा, उसको आप नहीं बदल सकते, संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे जो बनाया है संविधान के निर्माताओं ने, आप उसको नहीं बदल सकते। ये फैसला 1973 में आया था केशवानंद भारती के केस में, जिसमें हम क्वेश्चन पूछा जाता है केशवानंद भारती केस कब आया, कब हुआ, 1973। इसमें क्या फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो फैसला दिया था कि आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, और ये आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 13 में है कि कोई सरकार मूल संविधान के बारे में संशोधन नहीं कर सकती, अनुच्छेद 13 ये कहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, आपकी कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे हमें दे सकते हैं।